नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवे की उस मशहूर किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी बिल्कुल। 1989 में आई थी ये किताब और कमाल की बात है कि आज भी बेस्ट सेलर है। हाँ, और 2.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां, 38 भाषाएं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसने वाकई लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी किताब के सागर में, क्या कहते हैं, एक गहरी डुबकी लगाएंगे। हाँ, और देखेंगे कि इसके मूल सिद्धांत क्या है, इसकी ताकत, शायद कुछ कमजोरियां भी। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? क्या ये वाकई में मदद करती है? सही। देखिए, ये सिर्फ 7 आदतों की लिस्ट भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोवे ने इसे एक पूरे फलसफे की तरह पेश किया है, जो बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हमारे असली चरित्र पर, हमारे सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं कोवे के सबसे अहम विचार से। चरित्र नैतिकता बनाम व्यक्तित्व नैतिकता, ये क्या भला है और इतना जरूरी क्यों है? हाँ, तो कोवे ये कहते हैं कि पहले, मतलब करीब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, सफलता का मतलब होता था अच्छा चरित्र होना। अच्छा, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, कड़ी मेहनत, वफादारी, साहस, न्याय, धैर्य, इन चीजों पर जोर था। इसे वो कहते हैं चरित्र नैतिकता। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे, खासकर WI के बाद, फोकस शिफ्ट हो गया व्यक्तित्व नैतिकता पर। पर्सनालिटी एथिक मतलब बाहरी छवि कैसी है, आप कितने पॉपुलर हैं, फटाफट सफलता कैसे पाएं, वो क्विक फिक्स वाली तकनीकें, पॉजिटिव थिंकिंग, इमेज मैनेजमेंट। हाँ, ये तो आज भी बहुत दिखता है। बिल्कुल। तो चरित्र नैतिकता अंदर से गहराई से बदलाव की बात करती है, और ये ऐसे उसूलों पर आधारित है जो शायद हमेशा काम करते हैं। जबकि व्यक्तित्व नैतिकता वो ऊपरी चीजें हैं, शॉर्ट टर्म में शायद काम कर जाए, पर जो असल समस्या है वो वैसी ही रहती है। कोवे ने वो नक्शे वाला उदाहरण दिया था ना? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। कि अगर आपके पास शिकागो का नक्शा है और आप डेट्रॉइट जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कितनी भी तेजी से चलें या कितनी भी पॉजिटिव सोच रखें, पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल, गलत नक्शे से सही मंजिल नहीं मिल सकती। अगर आपकी बुनियाद, आपके सिद्धांत ही ठीक नहीं, तो ऊपरी तकनीकें बेकार हैं। ये बात तो सोचने वाली है। आजकल तो शायद पर्सनैलिटी एथिक का ही बोलबाला ज्यादा लगता है ना? हाँ, काफी हद तक। खैर, कोवे ने विकास के 3 लेवल भी बताए हैं। मैच्योरिटी कंटिन्यूम। हाँ, निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। हाँ, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। जी। निर्भरता मतलब दूसरों पर टिके रहना, जैसे बच्चे। स्वतंत्रता मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना, आई कैन डू इट माई सेल्फ वाली सोच। जो कि अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोवे लेते हैं कि ये आखिरी मंजिल नहीं है। सबसे ऊंचा लेवल है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना। हाँ, ये समझना कि हम अकेले जितना हासिल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर हम मिलकर कर सकते हैं, एक अच्छी टीम की तरह। कई कल्चर्स में, जैसे अमेरिका में, शायद इंडिपेंडेंस पर ही बहुत ज्यादा फोकस रहता है। सही कहा। लेकिन कोवी के हिसाब से असली मैच्योरिटी और सबसे ज्यादा प्रभावशीलता परस्पर निर्भरता में है। वी कैन डू इट टुगेदर। अच्छा, और ये 7 आदतें, ये इसी सफर में मदद करती हैं, निर्भरता से परस्पर निर्भरता तक। एकदम। पहली 3 आदतें हैं निजी जीत के लिए, प्राइवेट विक्ट्री। ये आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। खुद पर काम करना। बिल्कुल। और अगली 3 आदतें हैं सार्वजनिक जीत के लिए, पब्लिक विक्ट्री। ये स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता तक पहुंचने में मदद करती है। रिश्तों और टीम वर्क पर फोकस। जी। और 7वीं आदत इन सबको बनाए रखने के लिए है। तो एक लॉजिकल फ्लो है इसमें। समझ गया। तो चलिए पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। ये तो फाउंडेशन लगती है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना। मतलब जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये मानना कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, कोई भी घटना, स्टिमुलस, और हम उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक गैप है, एक स्पेस। हाँ, एक स्पेस। और उस स्पेस में हमें चुनने की आजादी है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो प्रोएक्टिव लोग इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो बाहरी हालात या लोगों को दोष देने की बजाय, जिसे कोवे चिंता का क्षेत्र या सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं, वो उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे वो प्रभाव का क्षेत्र कहते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जी हाँ।
प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने पे काम करते हैं, पहल करते हैं, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और रिएक्टिव लोग? वो बस हालात पर रिएक्ट करते हैं। हाँ, वो मौसम की तरह होते हैं। अच्छा मौसम तो खुश, बुरा मौसम तो दुखी। उनकी भावनाएं बाहरी चीजों से कंट्रोल होती हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने उसूलों के हिसाब से चलते हैं, भावनाओं के हिसाब से नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दूसरी आदत, हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। हाँ, है भी। ये आदत कहती है कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो एक दिन का काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो या पूरी जिंदगी, ये सोचें कि आप आखिर में पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अपनी मंजिल तय करना। बिल्कुल। कोवे कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है। पहले हमारे दिमाग में एक मानसिक रचना, फिर असल दुनिया में भौतिक रचना। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है। परफेक्ट उदाहरण है। बिना नक्शे के घर बनाएंगे तो क्या बनेगा पता नहीं। इसी तरह अगर जिंदगी में आपका कोई नक्शा, कोई विजन नहीं है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं या शायद कहीं भी नहीं। तो इसके लिए कोवे क्या करने को कहते हैं? वो एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने पर बहुत जोर देते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, वो क्या होता है? ये एक तरह से आपकी जिंदगी का संविधान है। आपके सबसे बुनियादी मूल्य क्या है? आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं? ये तो गहरा काम है। हाँ, ये आपको रोजमर्रा के फैसलों में दिशा दिखाता है। आपको याद दिलाता है कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है। उन्होंने वो अंतिम संस्कार वाला अभ्यास भी बताया है ना, कि वो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में बैठे हैं और लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे? वो आपको कैसा याद करें? ये सवाल तो सच में हिला देता है। आपको सोचने पे मजबूर करता है कि जिंदगी में असली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपको अपने एंड इन माइंड को समझने में मदद करता है। वाह, अच्छा, इसी से जुड़ती है तीसरी आदत, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकता तय करें। ये टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है। ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है। ये असल में दूसरी आदत, यानी आपके विजन और मिशन स्टेटमेंट को एक्शन में लाने का तरीका है। अच्छा, कैसे? इसमें कामों को उनकी तात्कालिकता, मतलब अर्जेंसी के बजाय उनके महत्व, इम्पोर्टेंस के आधार पर ऑर्गेनाइज करना होता है। मतलब जो जरूरी है वो पहले। हाँ, कोवे वो फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं ना, जिसमें कामों को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है। हाँ, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट वाला। बिल्कुल। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और अर्जेंट, जैसे कोई क्राइसिस डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट पर जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स, फालतू मीटिंग्स। क्वाड्रेंट 4 न जरूरी न अर्जेंट, टाइम वेस्ट। और क्वाड्रेंट 2 जरूरी पर अर्जेंट नहीं। ये सबसे अहम है। इसमें आती है प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सीखना, सेहत का ध्यान रखना, तैयारी करना, वो सारी चीजें जो आपके लंबे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। लेकिन इन पर तुरंत कोई दबाव नहीं होता। इसीलिए असरदार लोग जानबूझकर क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं। वो अर्जेंट कामों की आग बुझाने में ही सारा वक्त नहीं गवाते। इसके लिए तो अनुशासन चाहिए होगा। उन चीजों को ना कहना होगा जो अर्जेंट लगती हैं पर जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ये आदत असल में पहली आदत प्रोएक्टिविटी यानी खुद चुनना, और दूसरी आदत विजन यानी क्या जरूरी है को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में लाने का नाम है। ये इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल है। तो ये हो गई निजी जीत की 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंत ध्यान में रखना और जरूरी काम पहले करना, खुद को मैनेज करना। जी, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं। अब आप तैयार हैं दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए। यानी अब आती है सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। और चौथी आदत है हैबिट 4, थिंक विन विन। जीत जीत की सोचें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये एक मानसिकता है, एक एता d'esprit कि जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करें, कोई डील करें, तो हमेशा ऐसा हल ढूंढने की कोशिश करें जिससे दोनों का फायदा हो। मतलब सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना। नहीं, और सिर्फ दूसरे का भी नहीं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, या लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीतो, नहीं, बल्कि विन विन। ये उस सोच के खिलाफ है कि अगर एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। हाँ, जिसे कवे कमी की मानसिकता कहते हैं, स्कैरसिटी माइंडसेट, कि दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है। जैसे केक का एक ही टुकड़ा है,
अगर मुझे बड़ा टुकड़ा मिला तो तुम्हें छोटा मिलेगा। विन विन सोच प्रचुरता की मानसिकता पर आधारित है, अबंडेंस माइंडसेट, कि सबके लिए बहुत कुछ है, हम मिलकर और मौके बना सकते हैं, पाए को बड़ा कर सकते हैं। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? हर सिचुएशन में विन विन? शायद हमेशा ना हो, लेकिन कवे कहते हैं कि कोशिश हमेशा विन विन की करनी चाहिए। इसके लिए 2 चीजें चाहिए, करेज यानी हिम्मत अपनी बात रखने की, और कंसिडरेशन यानी लिहाज दूसरे की बात समझने और सम्मान करने का। बैलेंस चाहिए दोनों में। बिल्कुल। और अगर विन विन नहीं मिल पा रहा तो कोवे कहते हैं कि नो डील, कोई समझौता नहीं, भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बुरे विन लूज या लूज विन समझौते से बेहतर है कि डील ही ना हो। ये दिलचस्प पॉइंट है। नो डील भी एक तरह का विन विन हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो रिश्ते को खराब होने से बचाता है। ठीक है, अब 5वीं आदत, जिसे कई लोग सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल मानते हैं, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझे जाने की कोशिश करें। ये वाकई बहुत जरूरी है। ये प्रभावी कम्युनिकेशन की, अच्छे रिश्तों की जान है। और इसका कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। कोवे कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग समझने के इरादे से सुनते ही नहीं। तो फिर किस इरादे से सुनते हैं? जवाब देने के इरादे से, या सलाह देने, जज करने, अपनी बात कहने के इरादे से। जब दूसरा बोल रहा होता है, हम मनी मन सोच रहे होते हैं कि हम क्या जवाब देंगे। हाँ, ये तो होता है। सहानुभूति से सुनने का मतलब है सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसकी जरूरतों को महसूस करने की कोशिश करना, पूरी तरह से खुद को उसकी जगह रखकर देखना। अपनी बात कहने से पहले? हाँ, पहले पूरी तरह से समझें। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप उसे सच में समझ गए हैं, उसकी बात सुनी गई है, तभी उसका दिमाग और दिल आपकी बात सुनने के लिए खुलता है, वरना वो डिफेंसिव हो जाता है। बात तो सही है। जब लगता है कोई हमें समझ रहा है तो हम भी उसे सुनने को तैयार हो जाते हैं। ये मुश्किल है पर बहुत असरदार लग रहा है। इसमें प्रैक्टिस लगती है। अब 6ठी आदत, हैबिट 6, सिनर्जाइज, तालमेल बिठाएं। ये सिनर्जी शब्द तो बहुत सुना है कॉर्पोरेट दुनिया में। इसका असली मतलब क्या है कोवे के हिसाब से? सिनर्जी का मतलब है कि जो कुल नतीजा है वो अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से ज्यादा हो। मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3 या 5 या 10। अच्छा, कैसे? जब लोग सच में एक साथ आते हैं, अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के नजरिए को वैल्यू देते हैं और मिलकर क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, तो वो ऐसे नए और बेहतर हल निकाल सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। मतलब मतभेदों को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ताकत समझना। बिल्कुल। अलग-अलग नजरिए, अलग-अलग अनुभव जब ये मिलते हैं तो कुछ नया और बेहतर बनता है। इसके लिए खुले दिमाग की जरूरत है और पिछली आदतों की भी। कौन सी आदतें? खासकर विन विन, हैबिट 4, और पहले समझना, हैबिट 5। अगर आप विन विन नहीं सोच रहे या दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो सिनर्जी नहीं हो सकती। तब तो बस समझौता होगा या टकराव। तो सिनर्जी मतलब क्रिएटिव कोऑपरेशन? हाँ, आप कह सकते हैं ये सहयोग का उच्चतम स्तर है। समझ गया। और आखिर में 7वीं आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी तेज करें। ये किस बारे में है? ये है खुद को लगातार रिन्यू करने के बारे में, ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी बने रहें। आरी तेज करना मतलब? कोवे वो कहानी सुनाते हैं ना, लकड़हारे की, जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी आरी तेज करने का समय ही नहीं निकालता। हाँ, और फिर उसकी मेहनत बढ़ जाती है पर पेड़ कम करते हैं। बिल्कुल। तो हैबिट 7 कहती है कि हमें अपनी आरी यानी खुद को नियमित रूप से तेज करते रहना चाहिए। खुद को तेज करना मतलब कैसे? कोवे जिंदगी के 4 मुख्य आयामों की बात करते हैं जिनमें हमें नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की जरूरत होती है। 1 शारीरिक यानी व्यायाम, अच्छा खाना, पर्याप्त नींद, तनाव कम करना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। ठीक है। 2 मानसिक यानी दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, पजल सॉल्व करना, नई स्किल सीखना। 3 सामाजिक भावनात्मक यानी अपने रिश्तों को नर्चर करना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, जुड़ाव महसूस करना। ये हैबिट 4, 5, 6 से जुड़ा है। ओके। और 4 आध्यात्मिक। ये धर्म से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, प्रकृति से जुड़ना, मेडिटेशन करना, कला या संगीत से प्रेरणा लेना,
जो भी आपको शांति और मकसद दे, ये हैबिट 2 से जुड़ा है। तो इन चारों आयामों में बैलेंस बनाना और लगातार खुद पर काम करते रहना, ये है आरी तेज करना। जी हाँ, ये आदत बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है और उन्हें जिंदा रखती है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, वरना हम बर्नआउट हो जाएंगे। तो ये हैं वो 7 आदतें। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये किताब इतनी प्रभावशाली क्यों रही। आपको इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या लगती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कई चीजें हैं। एक तो ये कालजयी सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे जिम्मेदारी, विजन, ईमानदारी, आपसी सम्मान, सहयोग, आत्मसुधार। ये बातें हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। सही। दूसरी बात, ये कोई फटाफट स्कीम नहीं है, ये चरित्र निर्माण का एक पूरा ढांचा देती है, अंदर से बाहर बदलाव की बात करती है। तीसरी, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हर आदत के साथ सोचने के लिए सवाल हैं, अभ्यास है, तरीके बताए गए हैं। हाँ, एक्शन लेने लायक। चौथी, ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि मिलकर काम करती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। और पांचवी, ये व्यक्तिगत और पारस्परिक दोनों तरह की इफेक्टिवनेस पर ध्यान देती है। मतलब खुद को बेहतर बनाना, आदतें 1 to 3, और दूसरों के साथ बेहतर काम करना, आदतें 4 to 6, और फिर हैबिट 7 से सबको रिचार्ज करना। ये एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। ये तो हुई ताकतें। लेकिन जैसा हर मशहूर चीज के साथ होता है, कुछ नुक्ताचीनी, कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, और इस किताब की भी आलोचनाएं हुई हैं। जैसे कि कुछ आलोचक कहते हैं कि किताब थोड़ी लंबी और दोहराव वाली है, कई बातें बार बार कही गई हैं। ओके। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जो कहानियां और उदाहरण दिए गए हैं वो थोड़े बनावटी, मतलब आइडियलाइज्ड लगते हैं। खासकर कोवे जब अपने परिवार के बारे में बताते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगता है। ये पॉइंट है। कुछ टेक्निकल आलोचनाएं भी हैं कि बाद के चैप्टर्स में बिजनेस जार्गन, मतलब कॉर्पोरेट जगत के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा। कुछ और गंभीर आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ सेक्युलर रीडर्स को किताब के पीछे एक धार्मिक अंडरटोन महसूस होता है। कोवे खुद मॉमन थे, और कुछ आलोचक इसे मॉमन शिक्षाओं का सेक्युलर रूप मानते हैं। क्या ये सब के लिए उतनी ही लागू होती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये आदतें शायद उन लोगों के लिए उतनी आसानी से लागू ना हो जो गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी या भेदभाव से जूझ रहे इंसान के लिए प्रोएक्टिव होने की सलाह देना शायद सिटी को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना हो। उनके प्रभाव का क्षेत्र शायद बहुत सीमित हो। हाँ, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। बिल्कुल। और कुछ लोगों को ये पूरी अप्रोच थोड़ी फॉर्मूला जैसी लगती है, जैसे जिंदगी की जटिलताओं को 7 स्टेप्स में फिट करने की कोशिश। तो ये आलोचनाएं भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन आलोचनाओं के बावजूद इतने सालों बाद आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या ये आदतें अब भी काम की हैं? इनकी प्रासंगिकता क्या है? मेरे विचार में आज ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का है। बाहरी दिखावा, इमेज, यानी वो पर्सनालिटी एथिक कितना हावी है। ऐसे में चरित्र पर, अंदरूनी उसूलों पर जोर देना, कैरेक्टर एथिक, शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बात तो सही है। फिर प्रोएक्टिव होना और अपनी जिम्मेदारी लेना, हैबिट 1। आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, कितनी अनिश्चितता है। ऐसे में लचीलापन, रिजिलियंस और बदलाव के साथ ढलने, अडेप्टेबिलिटी की क्षमता बहुत जरूरी है, जो प्रोएक्टिविटी से आती है। ज्यादातर काम टीम में होता है, कोलैबोरेशन जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो ये सिद्धांत तो आज के वर्किंग माहौल के लिए एकदम फिट है। और हैबिट 7, आरी तेज करना, वो तो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, नई स्किल सीखना कितना जरूरी हो गया है। लगातार सीखते रहना और खुद को रिन्यू करना, हैबिट 7। इसके बिना तो आज सर्वाइव करना ही मुश्किल है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर ये आज भी काफी प्रासंगिक हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो अगर कोई श्रोता इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करें? एक साथ 7 आदतें अपनाना तो बहुत मुश्किल लगेगा। हाँ, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें वक्त और लगातार कोशिश लगती है। एक्सपर्ट्स कुछ कदम सुझाते हैं। बताइए। पहला, छोटी शुरुआत करें। 7 पर एक साथ फोकस करने की कोशिश ना करें। कोई एक आदत चुनें जो आपको अभी सबसे जरूरी लगती हो, शायद हैबिट 1 या हैबिट 2,
और बस उसी पर काम करें। एक स्पाउट में एक। हाँ। दूसरा, आत्मचिंतन करें। ईमानदारी से देखें कि आप अभी कहाँ हैं, आपकी मौजूदा आदतें क्या हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। डायरी लिखना इसमें मदद कर सकता है। ठीक है। तीसरा, निरंतरता बनाए रखें। रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। छोटे लगातार कदम मोमेंटम बनाते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी। बिल्कुल। चौथा, जवाबदेही। अगर हो सके तो किसी दोस्त, मेंटोर या ग्रुप के साथ काम करें। अपने लक्ष्य दूसरों को बताने से और उनसे फीडबैक लेने से मदद मिलती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जैसा। हाँ, बिल्कुल। और पांचवा, नियमित रूप से रिव्यू करें। हर हफ्ते या महीने में देखें कि आप कहाँ तक पहुंचे, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। जरूरत के हिसाब से अपनी अप्रोच बदलें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो ये थी स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर हमारी गहरी बातचीत। ये तो साफ है कि ये सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असरदार और एक मायने-खेज जिंदगी जीने के लिए चरित्र पर आधारित एक बहुत मजबूत और व्यापक ढांचा है। हाँ। कुछ आलोचनाएं अपनी जगह है और वो जायज भी हो सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन इसका जो मूल संदेश है कि असली प्रभावशीलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हमारे चरित्र से, हमारे सिद्धांतों से, हमारी आदतों से, वो आज भी उतना ही शक्तिशाली और जरूरी है। शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं देती। सही कहा। ये तुरंत नतीजों का वादा नहीं करती, बल्कि गहरे और स्थायी बदलाव की राह दिखाती है। ये मेहनत मांगती है। तो जो लोग वाकई अपने चरित्र पर काम करने और लगातार बेहतर बनने के लिए वो मेहनत करने को तैयार हैं, उनके लिए 7 आदतें वाकई जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती हैं, काम में भी और निजी रिश्तों में भी। बिल्कुल। ये फटाफट अमीर या कामयाब बनने की कोई रेसिपी बुक नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाले आत्म सुधार और सार्थक जीवन जीने का एक गाइड है। एकदम सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन 7 आदतों के बारे में हमने बात की, लेकिन आज की दुनिया को देखते हुए, ये जो हाइपर कनेक्टेड दुनिया है, हमेशा ध्यान भटकाने वाली डिजिटल शोर, तो क्या कोई 8वीं आदत भी हो सकती है आज के संदर्भ में? कोई ऐसी आदत जो शायद हमें फोकस बनाए रखने में मदद करे, या इस डिजिटल दुनिया के तनाव से निपटने में, या शायद मन की शांति बनाए रखने में? सोचने वाली बात है। क्या कोई 8वीं आदत हो सकती है आज के लिए? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल।